विज्ञान कक्षा 9 क्लास 9 की साइंस चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत इजी चैप्टर, बहुत ध्यान से सुने, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल। एक आध कभी इसके अंदर से मूड घूमे तो टीचर देता है न्यूमेरिकल, बाकी थ्योरी तो इसकी वैसी बहुत इजी है। तो पहली बात को याद रखना, एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? एटम जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं परमाणु। परम अणु मतलब जिस तत्व से सारे लोग बने हैं, जिस तत्व से इस दुनिया की हर चीज बनी है वो परमाणु है। वो गोल गोल नजर आता है, हमें पहले पता है। उसका नाभिक होता है, हमें पहले ही पता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हमें ये भी पता है। उसका एक वजन होता है, हमें पता है। उसका एक नंबर होता है, हमें ये भी पता है। इस बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सब कुछ नहीं बता दूंगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्या बचेगा, इतना काफी है। ठीक है बेटा, उसे परमाणु बोलते हैं। परमाणु से ही जुड़ जुड़कर सारी चीजें बनी हैं। जैसे ईंटों से बनता है मकान, और शरीर की बात करें तो उसके अंदर परमाणु क्या होता है, कोशिका। कोशिका से बनता है पूरा शरीर। और कैसे बनता है वो उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सारा कुछ थोड़ी पढ़ लेंगे, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक, जब परमाणु से परमाणु मिलता है तो बनता है अणु। क्या बनता है? अणु। अणु को ही बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? अणु को ही बोलते हैं मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? अच्छा, अब बेटा एक बात और ध्यान रखना कि जो भी परमाणु से अणु बनता है वो हमेशा फिक्स अनुपात में रहता है। हमेशा उसका अनुपात कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? समान अनुपात रहेगा। ये स्थिर अनुपात, समान अनुपात के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। कोई पूछने वाला तो है नहीं, जे डाल्टन। ठीक है, कोई पूछने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतना ही नॉलेज के लिए ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई नहीं पूछता। ये फिक्स अनुपात का नियम है क्या? फिक्स रेशियो का नियम है क्या? इसका मतलब है बेटा, जब कोई परमाणु फिक्स नंबर में मिलेंगे तभी कोई अणु बनेगा। मानो हाइड्रोजन H2O, ये क्या है? पानी। क्या है? पानी। ये अणु है कि ये अणु है कि परमाणु है? ये बेटा अणु है। क्यों? इसके अंदर बने दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। समझ गए? दो ऑक्सीजन और एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके एक पानी का अणु बनता है। अणु क्यों हुआ? दो अलग अलग परमाणु मिलकर बन रहे हैं ना। अच्छा, तो फिक्स क्यों है बेटा? ये पृथ्वी का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि जब दोनों ये फिक्स रेशियो में मिलेंगे, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे, तभी जाके एक पानी बनेगा। और कोई तरीका है? अगर मैं इसकी जगह ले लूं 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो पानी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ले लूं 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, पानी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, फिक्स रेशियो। इस बात को हमेशा याद रखने का, कभी भूलने का नहीं, कभी भूलने का नहीं। ठीक है? अच्छा, एक और चीज ध्यान रखो बेटा, परमाणु के बारे में एक बात यह है कि परमाणु के बीच में केंद्र होता है। केंद्र में होता है प्रोटॉन, उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, और बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस। कैसे? ऋणात्मक। कैसे? ऋणात्मक मतलब माइनस। ये होते हैं पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब धनात्मक। क्या? धनात्मक। धनात्मक से ऐसा समझ लो जिसके पास धन है वही तो प्लस में है, और ऋण, ऋण का मतलब टैक्स या। ठीक है? अच्छा, कैसे याद रखोगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव को धनात्मक कैसे याद रखोगे? जिसके पास धन है वही तो पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में कौन रहेगा? इसमें धन है। ऋण मतलब कर्जा, ऋण मतलब कर्जा, जिस पे होगा ऋण, ऋण का मतलब वही होगा माइनस में। याद करना आसान हो गया, ऋणात्मक धनात्मक, लेकिन नाम भी तो याद होना चाहिए, धनात्मक धनात्मक। अच्छा बेटा, एक चीज को याद रखना। अब यार एक चीज और मैंने तुम्हें फिर बताई थी, फिर दोबारा याद रखो, इलेक्ट्रॉन जितने हो उतना ही होता है परमाणु का नंबर, परमाणु की संख्या। नंबर ऑफ परमाणु का जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, वो जितने इलेक्ट्रॉन हो उसके बराबर होता है। और परमाणु का वजन, भार बेटा इस नाभिक के अंदर, इस सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर। ठीक है? जितने वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे, जो भी निकलेगा वो उसका भार होगा। क्या होगा? या द्रव्यमान होगा। ठीक है? द्रव्यमान बोलो, भार बोलो, पृथ्वी पे दोनों एक ही है। ये तो उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में कुछ ऐसी कंडीशन हो जो कि दोनों चेंज हो सकते हो। तो हमें पता है कि भैया भार चेंज हो जाता है और द्रव्यमान चेंज नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान का मतलब है कोई कितनी जगह इस धरती पर घेर रहा है, वो यहाँ घेरे, चाहे चांद पे घेरे, चाहे लिफ्ट में घेरे, चाहे छत पे घेरे, चाहे माउंट एवरेस्ट पे घेरे, उतनी रहेगी। लेकिन वजन ग्रेविटी के हिसाब से कम ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा है, नीचे ग्रेविटी कम है, ऊपर ग्रेविटी कम है। ग्रेविटी जैसे ऊपर जाते हैं कम होती चली जाती है, धरती पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है वजन। ये भी हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे, बस इतना हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं रिवीजन में ध्यान रखता हूँ। एटम कितना बड़ा होता है बेटा? एटम इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि तुमको नजर नहीं आ सकता। उसके लिए तो बेटा माइक्रोस्कोप भी फेल हो जाएगा, उसके लिए चाहिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोपिक पापा, माइक्रोस्कोप का
पापा, मतलब बहुत ही तगड़ी चीज चाहिए जी कुछ। ठीक है, अब कुछ तत्व देख लो। क्या? कुछ तत्व देख लो। तत्व बेटा पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हम, तो कुछ तत्व देख लो। जैसे एल्युमिनियम को Al बोलते हैं, आर्गन को Ar बोलते हैं, ठीक है, बोरियम को Ba बोलते हैं, कैल्शियम को Ca बोलते हैं। लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। याद तो सारे करने हैं पर कुछ ऐसा भैया जल्दी जल्दी कर लो। एल्युमिनियम याद होना चाहिए, ठीक है, ब्रोमीन याद होना चाहिए, कैल्शियम याद होना चाहिए, कार्बन याद होना चाहिए, क्लोरीन याद होना चाहिए, कॉपर याद होना चाहिए, फ्लोरीन याद होना चाहिए, सोना याद होना चाहिए, हाइड्रोजन याद होना चाहिए, आयरन याद होना चाहिए, मैग्नीशियम याद होना चाहिए। ठीक है, अगला नाइट्रोजन याद होना चाहिए, ऑक्सीजन याद होना चाहिए, पोटेशियम याद होना चाहिए, चांदी याद होनी चाहिए, सोडियम याद होना चाहिए, सल्फर याद होना चाहिए और जिंक। ये तो कुछ ऐसे हैं कि बेटा याद होने ही चाहिए। अब परमाणु द्रव्यमान के बारे में मैंने तुमको बता ही दिया, द्रव्यमान और भार। ठीक है, द्रव्यमान बोलो चाहे वजन बोलो, बात एक ही है। जब तक कंडीशन कैसी हो, चेंज ना हो, नॉर्मल कंडीशन के अंदर द्रव्यमान और भार एक ही होता है, द्रव्यमान ही बोलते हैं। ठीक है बेटा, सब परमाणुओं का अपना अलग अलग वजन है, अपना अलग अलग परमाणु भार है। अब परमाणु भार बनता कैसे है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ कुछ का याद करना जरूरी है। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु भार होता है 1, याद कर लो। कार्बन तत्व का परमाणु भार होता है 12, नाइट्रोजन तत्व का परमाणु भार 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का बेटा 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। इसलिए ये टेबल क्या हो जाती है आपके लिए, बहुत जरूरी हो जाती है। याद कर लोगे तो क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेटा परमाणु भार के ऊपर ही आते हैं। अगला देखो, परमाणु का अस्तित्व या अणु या मॉलिक्यूल मैंने तुमको बता दिया, जब दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु आपस में एक निश्चित मात्रा में मिले। कैसे मिले? निश्चित फिक्स मात्रा में मिले तो बेटा एक अणु का निर्माण हो जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, जैसे कि जल या ऐसे बहुत तरह के तुमने परमाणु देखे हुए हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा किसी भी तत्व का? देखो बेटा इधर आके पास देखो, वाटर क्या है, पानी का मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि यही जल ही जीवन है। ठीक है, तो जल क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। ठीक है, तो ये खैर संतुलित नहीं है, 10वीं क्लास में जाकर तुमको सिखाऊंगा कि संतुलन कैसे करते हैं इनका, पर एक भी नॉर्म याद करो, H2O इज वाटर। ठीक, तो बेटा ये क्या है? ये केमिकल फॉर्मूला ही तो है। तुमने इसको इस भाषा में लिख दिया तो यही क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया। यही क्या हो गया? इसका रासायनिक सूत्र हो गया। बस बेटा इस बात को याद रखना। क्या याद रखना? ठीक है, अब बेटा फॉर्मूले किस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना, या किस तरीके से किस यौगिक के अंदर कौन कितनी मात्रा में सम्मिलित है, मिलित है, ठीक है, यूनिट मास कैसे निकालते हैं, ये सब हमारे क्वेश्चन का विषय रह गया। बाकी चैप्टर खत्म हो गया।